तुम एवरीवन, आप लोगों को अगर स्लाइड शो हो रही है तो प्लीज चैट में मुझे बताएं कि स्लाइड शो हो रही है। ओके, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर फौजिया नाहिद ख्वाजा है, हम उनको वेलकम करते हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो जो अपने टॉपिक पर प्रेजेंटेशन है, जो उनका लेक्चर है, वो स्टार्ट करेंगी। तो इट्स ओवर टू डॉक्टर फौजिया। थैंक यू। जी हो गया हो गया। जी पार्टिसिपेंट अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। जी अच्छा मैम, लेट्स आपके स्टार्ट पास आ रही करते है। हैं। थोड़ा लेट हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। जी मेरा जो टॉपिक आज का है, अगर आपके ज़हन में हो, क्रिएटिविटी एंड मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो ये हमने आज शुरू करना है। फरहीन बेटा जरा आगे चलिए। जी शुरू हम करेंगे, थोड़ा सीक्वेंस से मैं आपसे शेयर करूंगी। अ, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपका क्रिएटिव आजकल जो लर्निंग है, मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो शुरू हम करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी से। आवाज मेरी आपको सही आ रही है? जी हाँ, इको बहुत है इसमें। फरहीन देखिए जरा। मैम, मे बी 2 दफ़ा वॉइस रिपीट हो रही है। आप प्लीज़ देखें कि शायद ये सिस्टम का स्पीकर है, उस वजह से ये इशू आ रहा है। या मे बी मीटिंग 2 दफ़ा तो नहीं ज्वाइन हुई हुई है किसी और डिवाइस पर, वहां से भी इको हो रही होगी। मुझे तो इसकी कोई कॉल समझ नहीं आ रही। आप
ये दो जगह से नहीं मिला। जी बेटा आप देखिए। नहीं फरीन ये नहीं ठीक हो रहा। मैम अभी भी डबल ही हो रही है आपकी वॉइस। ऐसा है कि मैम 1 सेकंड के लिए ना आप प्लीज मीटिंग को लीव करें और अगेन ज्वाइन करें, मैं दोबारा देखती हूँ क्या इशू आ रहा है। ठीक है बेटा। मैम अब आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम आपकी आवाज़ अब बिल्कुल ठीक आ रही है, थैंक यू। थैंक यू बेटा। फॉर सॉरी फॉर द डिले पार्टिसिपेंट्स, हम सीक्वेंस पे बात कर रहे थे। काफी टाइम जाया हो गया, हम अब इसको जरा कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। मैं आपसे बात कर रही थी कि हम क्रिएटिविटी और मॉडर्न इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस पे बात कर रहे हैं आजकल के ज़माने में, जबकि आईटी जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो मेरा जो सीक्वेंस है आपसे डिस्कशन का, ब्लूम टेक्सोनोमी ऑफ लर्निंग आउटकम्स पे हमने बात करनी है। आप जानते हैं हम जब भी गोल्स ऑब्जेक्टिव्स और इन चीज़ों पे बात करते हैं और स्ट्रेटजीज पे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी की। तो हम उसको ज़रा डिस्कस करेंगे कि इन चीज़ों को देखते हुए हम ब्लूम टेक्सोनोमी को किस तरह यूज़ कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हम देखेंगे टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं, जो मुझे एलोकेट की गई थी। लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, केस स्टडी मेथड है, पेयरिंग शेयरिंग है, एडवांटेजेस उसकी और डिसएडवांटेजेस, इन तमाम मेथड्स की हम शेयर करेंगे। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग एंड फ्लिप क्लासरूम, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, परफॉर्मेंस सिमुलेशन, रोल प्ले एंड ग्रुप वर्क पे। और देन हम ये डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो सबसे बेहतर है। जी नेक्स्ट पे आ जाइए, इससे आगे चलिए। जी, ये आपके सामने एक इंट्रोडक्शन है ब्लूम टेक्सोनोमी की, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो आपकी ब्लूम टेक्सोनोमी है, ये आप देखेंगे साइड पे जो मैंने इसको एक्सप्लेन किया, जरा इस हायरार्की को भी देख लीजिए। बेसिक से हम शुरू होते हैं और हम ऊपर तक जाते हैं। तो इसमें ब्लूम टेक्सोनोमी जो है ये एक फ्रेमवर्क है। हमने गोल्स को कैटेगराइज करना होता है और फिर उसमें से देखना होता है कि लर्निंग आउटकम्स किस तरह का हम ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आपको भी मेरा ख्याल है इसके बारे में इल्म होगा। जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स, कि जो ब्लूम टेक्सोनोमी है ये बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में इंट्रोड्यूस की थी, और एजुकेटर्स को हेल्प करने के लिए। और इसको जब उसने इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद जितने भी हमारे करिकुलम डिज़ाइन करने वाले एजुकेटर्स थे या हम असेसमेंट पे जो काम कर रहे थे, उसमें हमें बहुत हेल्प मिली थी। तो इन चीज़ों को अगर देखते हुए, तो टेक्सोनोमी जो है ये आपको एक हायरार्की प्रोवाइड करती है कॉग्निटिव स्किल्स की।
और उससे हम बेसिकली एनालिसिस और क्रिएशन जो है उसको, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिकॉल करते हैं और उससे फिर हम आगे चलते हैं। ये एक एजुकेटर जो है उसके लिए हेल्प है कि उसने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है और उनको फिर आगे कैसे क्रिएटिव लेवल तक लेके जाना है। तो ये चीज़ जो है ये इसमें उन्होंने शॉर्टली डिस्कस की थी। जी नेक्स्ट। ये देखिए, ये है कि जो हमने बाद में इसमें थोड़ी बहुत इनोवेशंस आई हैं। टेक्सोनोमी जो है ये 6 लेवल्स को आइडेंटिफाई कर रही है। इसको जरा आप देख लीजिएगा। नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, देन एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, उसके बाद सिंथेसिस है और फिर अवेलुएशन है। ये ब्लूम टेक्सोनोमी की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। टेक्सोनोमी जो है ये 6 लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस के आपको दे रही है: टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड, to apply, to analyze, to evaluate and to create। तो इसको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ये लेवल जो हैं ये प्रोग्रेशन को आपके रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोअर लेवल से अपर लेवल पे, मैं जब भी इसको कभी देखती हूँ तो मुझे अब्राहम मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत याद आती है, क्योंकि उसमें भी देखा, आपने देखा होगा कि इस तरह की कौन बनी होती है और हम बेसिक नीड्स से शुरू होके ऊपर तक जाते हैं। तो ये भी मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि नॉलेज जो बेसिक से है और फिर हम ऊपर ज्यादा एडवांस जगह पे चले गए हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस डोमेन असिस्ट एजुकेटर्स इन डेवलपिंग लर्निंग एक्टिविटीज दैट प्रमोट डीपर लर्निंग। जाहिर है हमने एक शैलो लर्निंग से बच्चे को डीपर लर्निंग तक लेके जाना होता है, तो यही हमारा मकसद होता है जिस पे हम काम करते हैं। जी नेक्स्ट। जी, ये थोड़ा सा हमने देखा है ब्लूम टेक्सोनमी को जब थोड़ा हम एडवांस लेवल पे लेके आए हैं 2001 में। एंडरसन एंड क्वार्क वही जो हैं उन्होंने रिवाइज किया था ओरिजिनल टैक्सोनॉमी को और फिर रिफ्लेक्ट किया मॉडर्न एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को। तो हमने यहाँ पे देखा कि उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, रिमेंबर जो है उसको भी जरा देखिए कि रिकॉल को हमने फैक्ट करना है और बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, फिर अंडरस्टैंड है, एक्सप्लेन आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स, फिर हमने उनको अप्लाई करना होता है। रिमेंबर और अंडरस्टैंड करने के बाद यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन जहाँ पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन द एनालाइज, ड्रॉ कनेक्शन अमंग द आइडियाज, फिर हमने एवेलुएट करना होता है, जो भी जस्टिफाई करते हैं हम उसको, जो भी हम डिसीजन करते हैं, और उसके बाद फिर हम क्रिएशन की तरफ आते हैं कि आप प्रोड्यूस करते हैं न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज और वर्क्स जो आप करते हैं। ये 2001 में एंडरसन की तरफ से रिवाइज्ड इसकी आई थी वर्जन। Revised version updates the categories to remember, understand, apply, analyze, evaluate and create with the dual dimension structure। यानी इसको हमने ड्यूल कर दिया था, दोनों तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं। The revision emphasize cognitive processes and the knowledge dimension, encouraging more active learning strategies। यानी हम जो स्ट्रेटजीज हैं उन पे हम ज्यादा काम करना शुरू हो गए थे, क्योंकि सिर्फ ब्लूम टेक्सोनोमी को पढ़ लेना, जान लेना काफी नहीं होता, हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज द बेसिक थिंग जो हमने आगे देखनी है। आगे चलिएगा जरा रहीम जी। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये जो हम डबल फोल्ड की बात कर रहे हैं, एजुकेटर्स यूज ब्लूम टेक्सोनोमी टू क्रिएट क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड अलाइन असेसमेंट विद डिजायर्ड आउटकम्स। ये असल में ब्लूम टेक्सोनोमी को जानने का, उसको अंडरस्टैंड करने का मकसद होता है कि जितने हम एजुकेटर्स हैं हम इसके जरिए क्लियर लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पहले क्रिएट करें और फिर हमारी टीचिंग जो है और असेसमेंट जो है उनको उन डिजायर्ड आउटकम्स के साथ हम मैच कर सकें। It helps in designing activities that target different cognitive levels, fostering comprehensive understanding. And then Bloom's framework also guide formative and summative assessment to measure student progress effectively। ये तो आपको भी माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस लोग हैं मेरे साथ इस वक्त जितने पार्टिसिपेंट हैं, आपको पता ही है कि हम समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है उसको ब्लूम फ्रेमवर्क के साथ कैसे अटैच करते हैं। तो ये फ्रेमवर्क जो है ये हमें ये बताता है कि जो हम चाह रहे थे ऑब्जेक्टिव में जो हमने बनाया था, असेस करने के बाद क्या रिजल्ट्स वही आ रहे हैं या उससे फर्क आ रहे हैं। तो आप जरा इसको, इन पिक्चर्स को जरूर देखिएगा, इन स्लाइड्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिर इनसे आप लोगों से शेयर भी कर दें। तो जरा आप देखिएगा कि हम इन पे किस तरह से काम करते हैं। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट। अब हम आ रहे हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज पे, जो कि आपके टॉपिक का एक हिस्सा है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं उनको, कौन कौन से मेथड्स जो हैं उनको हमने पहले देखना है और फिर हम आएंगे कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में न्यू मेथड्स कौन से आ गए। सबसे पहले लेक्चर मेथड बिल्कुल
मेरा ख्याल है कि जब से दुनिया में टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, द मोस्ट पॉपुलर मेथड वाज द, तो जो लेक्चर मेथड है वो इन्वॉल्व करता है, आपको पता ही है, इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होता है, टीचर मेन रोल होता है उसमें, जो वो चाहता है वो कहता है, और स्टूडेंट्स के लिए उसकी बात हतमी होती है, और स्टूडेंट की इतनी उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होती है। इसी तरह ये ज्यादातर यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बड़े बड़े ग्रुप्स, यानी आपकी अगर 70 की क्लास भी है तो उसमें भी लेक्चर मेथड जो है वो काम दे जाता है आपको, और अगर आप ऑनलाइन हैं तो कितने 100 लोग भी होंगे, उससे ऊपर भी होंगे, तो ये मेथड जो है ये काम कर जाता है। इफेक्टिवनेस की डिपेंड करती है कि आपका डिलीवरी स्टाइल क्या है और स्टूडेंट की एंगेजमेंट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बोली जा रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो उसको सोने नहीं रहा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि लेक्चर देने वाला बंदा आएगा, वो स्टेज पे खड़ा होगा और जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास है वो आपकी ड्रॉप इन कर देगा, और आप लोगों ने कितना उसको एब्जॉर्व किया है, इट डिपेंड कि वो बात कैसे कर रहा है और स्टूडेंट अंगेज हैं या नहीं है। यानी उसका लेक्चर इतना बोरिंग तो नहीं है कि जो स्टूडेंट है वो आपस में बातें कर रहे हैं या उनका दिमाग कहीं और घूम रहा है। तो असल चीज ये होती है कि आपका स्टाइल क्या है, आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, और आप लोगों को एंगेज कैसे करते हैं। देना आपने लेक्चर ही होता है और उसमें आपने इंफॉर्मेशन जो है वो उन तक पहुंचानी होती है। एडवांटेजेस जो हैं इसके, अलाउज फॉर एफिशिएंट डिसएमिनेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने पहले भी ये बात की है, इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड इजी टू ऑर्गेनाइज, मेकिंग प्लानिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको बहुत ज्यादा इसलिए प्लानिंग नहीं करती, स्ट्रक्चर्ड है, टॉपिक्स हैं आपके पास, उनके ऊपर जितना नॉलेज आपके पास है वो आपने आगे पहुंचाना है। इट कैन रीच मैनी स्टूडेंट्स एट वंस, सेविंग इंस्ट्रक्शनल टाइम। एक ही टाइम पे 1 घंटे के अंदर आप 100 स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं लेक्चर मेथड से, क्योंकि आपने कोई इसमें खास एक्टिविटी तो उनसे करवानी नहीं है और उनकी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होगी। तो डिसएडवांटेजेस इसके यही हैं कि ये पैसिव लर्निंग जो होती है ये क्रिएट करता है, स्टूडेंट पैसिव लर्निंग होते हैं, सिर्फ सुन रहे होते हैं। और स्टूडेंट की एंगेजमेंट बाज़ आप देखें, मेंटल अगर हम इसको साइकोलॉजिकली देखें तो माइंड तो इंसान का, यहाँ बैठे हुए मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हो सकता है कि आप में से बहुत से पार्टिसिपेंट जो हैं कुछ और सोच रहे हो। तो प्रोमोट पैसिव लर्निंग में यही है कि आपके जो स्टूडेंट होते हैं उनकी एंगेजमेंट रिड्यूस हो जाती है, मे बी दे आर वॉन्डरिंग समवेयर एल्स। अगर आपकी गुफ्तगू दिलचस्प है और आप उनको एंगेज कर रहे हैं तो फिर ये सक्सेसफुल हो जाता है। इट ऑफन लिमिट्स इंटरेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज। इंटरेक्शन तो आपका होता ही नहीं है, अगर आजकल है कि भी लेक्चर खत्म हो गया है तो टीचर ने पूछ लिया जी कोई आपने सवाल करना है, तो अगर बच्चों ने ध्यान से सुना, अगर उनके कोई में सवाल आएंगे तो वो आपसे जरूर ये सवाल करेंगे। स्टूडेंट विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स में फाइंड इट लेस इफेक्टिव। कुछ लोग बच्चे जो हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, मतलब बोर हो जाते हैं इस तरह के, अगर आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो लेस इफेक्टिव हो जाता है। हाँ, जो बच्चे पैसिव लर्नर होते हैं और जरा सुन ध्यान से लेते हैं वो इसमें सीख लेते हैं जो उन्होंने सीखना होता है। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है या फर्स्ट तरीका जो है वो लेक्चर मेथड का है। नेक्स्ट। जी, अगला हम डिस्कशन मेथड पे आते हैं। थोड़ा सा ये इम्प्रूव्ड होता है लेक्चर मेथड से। सो लेक्चर मेथड में जब आप बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हमने देखा है कि टीचर सेंटर्ड है, लेकिन डिस्कशन मेथड में ये टोटली टीचर सेंटर्ड नहीं रहता। डिस्कशन जो है ये आपकी इन्वॉल्व करती है इंटरैक्टिव डायलॉग को बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें यह है कि आप कोई लेक्चर देते हुए कोई सवाल पुट अप कर देते हैं और स्टूडेंट से उसकी फीडबैक मांग लेते हैं और आपकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो उसमें स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इनकरेजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। समटाइम आप ऐसे सवाल भी करते हैं बच्चों से कि वो आपके सामने कुछ क्रिटिकली थिंक करके आपको उसका जवाब देते हैं। फ्लेक्सिबल होता है ये, अडेप्टेबल होता है वेरियस टॉपिक्स पे, और स्टूडेंट की नीड्स के मुताबिक आप इसको मोल्ड करते रहते हैं डिस्कशन मेथड को। तो आप देखेंगे लेक्चर मेथड से हटके यहाँ पे ये कि वो टोटली टीचर सेंटर्ड है, ये थोड़ा इंटरैक्टिव होता है। इसमें जब आप सवाल करते हैं तो बच्चे आपको जवाब देते हैं, तो डेफिनेटली वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। एडवांटेजेस और डिस्कशन मेथड की हैं, ये फॉस्टर करते हैं डीपर अंडरस्टैंडिंग। डेफिनेटली जब आप उनको कॉल देंगे कि वो थोड़ा सोचें और आपके साथ इन्वॉल्व हों और जवाब दें और एक्टिवली एंगेज हों, तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होगी इसमें। उसके बाद जो स्टूडेंट हैं उनको रीजनिंग्स यानी रीजन, अपनी राय देने का रीजन स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाती हैं। कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है, जाहिर है वो आपसे बात करने लग जाते हैं, आप उनसे उनकी राय पूछते हैं तो डेफिनेटली वो
थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी उनका कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। इट अलाउज फॉर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स टू बी शेयर्ड एंड एक्सप्लोर्ड। तो आपके जो बहुत से राय होती हैं, यानी एक ब्रेन काम नहीं कर रहा होता, बहुत से ब्रेन मिलके बहुत सी पर्सपेक्टिव्स को देखते हैं, शेयर्ड होता है, एक्सप्लोर होती हैं बहुत से आइडियाज। इसमें एक चीज और भी होती है कि एक दूसरे की राय को रिस्पेक्ट करने का भी आपको मौका मिलता है। यानी आपने दूसरे का थोड़ा सा बात सुननी है और उसको बर्दाश्त भी करना है। बात का तो होता है दूसरा बंदा जो बात कर रहा है आप उससे एग्री ना कर रहे हो, तो आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। डिसएडवांटेजेस इसकी ये हैं कि जो बाज औकात ऐसा होता है कि आप उस लाइन से हट जाते हैं जिस पे आप डिस्कशन हो रही है। जब तक मॉडरेशन अच्छी ना हो, यानी इंस्ट्रक्टर जो है उसका पूरा कंट्रोल ना हो, तो बच्चे बाज़ औक़ात अनफोकस्ड हो जाते हैं, वो डिस्कशन के दौरान किसी और टॉपिक की तरफ निकल जाते हैं। तो आपको उनको स्ट्रेट लाइन पे रखना होता है। सम स्टूडेंट में डोमिनेट वाइल अदर्स रिमेन पैसिव, ये भी आपको पता है, अक्सर हमारी क्लासेस में आता है जब डिस्कशन शुरू करते हैं बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत बोल रहे होते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, और जो बच्चे पैसिव होते हैं, कम बोलते हैं, उनको फिर ये इस कमी को दूर करने के लिए इंस्ट्रक्टर का रोल है कि वो पैसिव बच्चों को भी इन्वॉल्व करे, उनसे भी क्वेश्चन करे या उनको मोटिवेट करे कि वो भी आपसे बात करें। उसके बाद ये है कि ये लेक्चर मेथड से थोड़ा ज्यादा टाइम मांगता है, जाहिर डिस्कशन करनी है, आपने मुख्तलिफ लोगों की राय लेनी है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है, जबकि लेक्चर मेथड जो होता है वो जितने टाइम का होता है उसके हिसाब से आप उसको हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट, केस स्टडी मेथड है आपका। आप जब केस स्टडी मेथड आपका जो है, ये तो आपको पता है, ये तो आजकल मॉडर्न मेथड में आता है। केस स्टडी में अगर हम सिंपली करें तो हमारी बहुत सी मॉडर्न यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें पढ़ाया ही केस स्टडी मेथड से जाता है। इसमें ये होता है कि आपको ये खास केस ले लेते हैं, जो आपका टॉपिक है जो आपने पढ़ाना है उससे रिलेटेड कोई केस ले लिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है। केस स्टडी अप्रोप्रिएट प्रेजेंट्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज फॉर एनालिसिस। इट प्रोमोट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आप एक टॉपिक लेते हैं और क्लास में जाके उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसका सारा थ्योरेटिकल नॉलेज होता है जो आप देते रहते हैं, लेकिन अगर आप कोई केस बना के उनको उस पर अप्लाई करना शुरू करें, तो वो आपका जो है वो केस स्टडी मेथड बन जाता है, यानी उस थ्योरेटिकल नॉलेज को आप प्रैक्टिकल सिचुएशन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। इट एनकरेजेस एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। डेफिनेटली जब आपको कोई केस दिया जाता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे ये आ, उम्मीद रखी जाती है कि वो उसको क्रिटिकली उसको सोचेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सजेशंस देंगे। तो ये आप देखिएगा कि ये लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड से थोड़ा एडवांस है कि आप एक प्रॉब्लम को लेते हैं, उस प्रॉब्लम को वो थ्योरेटिकल नॉलेज जो आप उनको दे रहे हैं उसकी रोशनी में उसको डिस्कस करते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप एनालाइज करें इसको और इनके लिए कोई सजेशंस भी दें। एडवांटेजेस जो केस स्टडी मेथड के हैं, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है, प्रॉब्लम एनालिसिस करने में आपको हेल्प आउट करता है। स्टूडेंट जो हैं वो अपने जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको अप्लाई करना सीखते हैं ऑन रियलिटी, जो सिचुएशन रियल आपके सामने आई है। और ये स्टिमुलेट भी करता है एंगेजमेंट को, यानी स्टूडेंट ज्यादा एंगेज होते हैं क्योंकि उन्होंने आपको सोल्यूशन देना होता है, उसके ऊपर क्रिटिकली थिंक करना होता है। तो जाहिर है ये एक चैलेंज होता है जिसको वो प्रेजेंट करते हैं आपके सामने। डिसएडवांटेजेस इसकी हैं कि इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू प्रिपेयर एंड एनालाइज केसेस। जाहिर है आपको पता है जब केस स्टडी मेथड होता है तो स्टूडेंट्स को वो केस पहले दे दिया जाता है कि जो आपने उनको थ्योरी पढ़ाई है या उनको समझाया उसकी रोशनी में वो उस केस को सॉल्व करें, उसकी प्रॉब्लम्स को उसको एनालाइज करें। तो डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। सम स्टूडेंट्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलेट टू और अंडरस्टैंड केसेस। अगेन हम यहाँ पे जो हमारे जरा एक्टिव लर्नर्स होते हैं और जो जरा स्लो पैसिव होते हैं, बात को तो आप कोई केस स्टडी देते हैं तो बच्चे उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते हैं, उसमें फिर उनको टीचर्स की हेल्प की जरूरत होती है। इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द केस एंड फैसिलिटेशन। ये माय डियर पार्टिसिपेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है केस स्टडी मेथड में कि आपने केस डेवलप कैसे किया है। केस है क्या वो वाकई ऐसा था जिसके ऊपर काम किया जा सकता था? क्या वो फैसिलिटेट कर रहा है एनालिटिकल एबिलिटीज को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को, या फैसिलिटेट नहीं कर रहा? उसकी क्वालिटी क्या है? तो ये जी चीज है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होती है बाज का टीचर्स के लिए। और इफेक्टिवनेस इसी से भी डिपेंड करती है कि आपका जो केस है वो सॉलिड हो जिस पे आप बात कर रहे हैं। जी नेक्स्ट, आगे हम आ रहे हैं पेयरिंग एंड शेयरिंग पे। पेयरिंग एंड शेयरिंग जो आपकी है ये अगेन
हम केस स्टडी से हट के थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अगेन हम आ गए एक तरह से डिस्कशन मेथड में, लेकिन हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स के पेयर्स को। ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये पीयर लर्निंग को एनकरेज करता है और आपको कोलैबोरेटिव थिंकिंग जो है उसकी तरफ आपको लेके जाता है। ये सिंपल है इम्प्लीमेंट करना बहुत सी क्लासरूम सेटिंग्स में, कि आप क्लास में पेयर्स बना दें। उससे आपको फायदा ये होगा कि दो बच्चों का ब्रेन मिलेगा, वो आपस में शेयर करेंगे, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। दोनों की नॉलेज लेदर लेदर होगी तो वो आपस में इस नॉलेज को भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और अपना आइडियाज दूसरे को बताएंगे। पहला जो है वो आपको बताएगा, और इसमें अगेन फिर आपको जो चीजें आप लेके चलते हैं उनको आपने देखना होता है कि पेयर्स जो हैं वो एक दूसरे की बात को सुने, उसको समझें। तो इंटरेक्टिव स्किल्स जो हैं वो भी इसमें बेहतर हो जाती हैं जब आप पेयरिंग में शेयरिंग करवाते हैं। तो एडवांटेजेस हम इसकी देखेंगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। और पैसिविटी को, ये पैसिविटी जो होती है ये जाहिर है जब आप एक्टिवली किसी को एंगेज नहीं करें। दो बच्चे अगर इकट्ठे बैठे होंगे, दो पार्टिसिपेंट इकट्ठे बैठे होंगे, डेफिनेटली वो आपस में बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। आप एक अकेले बच्चे को कोई भी केस दे देते हैं तो वो अकेला एक ब्रेन से काम कर रहा है, लेकिन दो होंगे तो डेफिनेटली वो डिस्कस भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। स्टूडेंट डेवलप कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, और ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिस्कशन मेथड में भी हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं और इंटरपर्सनल। तो यहाँ पे चूंकि आपने दो दो लोगों को इकट्ठा किया होता है, वो इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे ये ज्यादा, वहां पे तो डिस्कशन होती है ना कि हर बच्चा बोल रहा है, यानी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं तो 25 के 25 बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पेयर होता है तो उनकी जरा ज्यादा कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। और उसके बाद आपका इमीडिएट फीडबैक भी आपको मिल जाता है और पर्सनलाइज लर्निंग भी इसमें हो जाती है। हर जैसे मेथड है उसका कोई ना कोई हमारे लिए वीकनेस भी होती है, डिसएडवांटेज होता है। सम स्टूडेंट्स मे रिलाई हैवीली ऑन देयर पार्टनर्स एंड नॉट एंगेज फुली। मैं और आप, हम दोनों टीचिंग से मुतालिक है, तो ये जो चीज आपके सामने आ रही है ये तो बहुत ही कॉमन है। आप देखिए, आप ग्रुप वर्क देते हैं, आप थीसिस करने को अगर हमारे कहीं अलाउड है कि थीसिस जो है दो बच्चे मिलके कर सकते हैं या कोई रिसर्च, तो उसमें से अक्सर हम ये फील करते हैं कि एक बच्चा ज्यादा एक्टिव है और दूसरा जो है वो एक्टिव नहीं है, पैसिव है, उसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया और वो ही काम करेगा। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है। इक्वली दोनों को करना चाहिए, और मेरा ख्याल है एज एन इंस्ट्रक्टर ये आपको देखना चाहिए कि दोनों इक्वली इन्वॉल्व हैं या नहीं है जो भी उनको काम दिया जाता है। ग्रुप डायनामिक कैन इन्फ्लुएंस पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। ये ग्रुप डायनामिक जो है ये हम अक्सर शेयर करते हैं, आई होप मेरे से ज्यादा आप बेहतर जानते होंगे। ग्रुप डायनामिक होती ही ये है, अगर ग्रुप डायनामिक में हमने एक ग्रुप बनाया है और उसमें मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो है पैसिव हैं, तो ग्रुप जो है वो पैसिव साइड पे चलना शुरू हो जाता है। और अगर उसमें तीन चार बच्चे जो है वो बहुत एक्टिव हैं और डायनामिक हैं, तो ग्रुप जो है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देता है या ज्यादा फाल हो जाता है। तो ग्रुप डायनामिक डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है पार्टिसिपेशन को जब आप इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। एंड इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर कवरिंग एक्सटेंसिव कंटेंट क्विकली, जैसे हम लेक्चर मेथड में उसमें कहते हैं कि जल्दी से हम काम खत्म कर लेते हैं, तो ये जल्दी से काम इसमें खत्म नहीं होता, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। नेक्स्ट हमारा ब्लेंडेड लर्निंग पे है। ब्लेंडिंग लर्निंग और फ्लिप्ड क्लासरूम, द मोस्ट मॉडर्न, खास तौर पे हमारा जब से हमारी ऑनलाइन टीचिंग ज्यादा शुरू हो गई है कोविड के बाद से, जैसे हमने इस पे काम शुरू किया है, तो हमारी ब्लेंडेड लर्निंग और जो हमारी फ्लिप्ड क्लासरूम्स हैं ये आजकल हमारे यूज पे हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम की अगर आप ये फिगर जो आपके सामने नजर आ रही है इसको देखिए, तो हमने इसमें तीन स्टेजेस देखी हैं, बिफोर है, ड्यूरिंग है और आफ्टर है। तो ये जो आपका क्लासरूम है इसमें ये होता है कि आप पहले बच्चे को कुछ ना कुछ बताते हैं, वो तैयारी करके आता है, अकेले अकेले सारे बच्चे तैयारी करते हैं। फिर क्लासरूम में ड्यूरिंग द क्लास वो आपस में डिस्कशन करते हैं, और आफ्टर द क्लास वो बच्चा जो है वो एनालाइज करता है कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। ये असल में बेसिक एक प्रोसेस होता है फ्लिप्ड क्लासरूम का। तो ब्लेंडिंग लर्निंग जो होती है ये कंबाइन करती है ट्रेडिशनल फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन को विद ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स। तो डेफिनेटली अगर आप ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग तो हो ही जाती है। और ये जो एक्सपीरियंस होता है ना, ये एजुकेशनल ये बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, यानी आपको ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स में मिल जाते हैं और आपको फेस टू फेस भी लर्निंग हो जाती है जो आपकी फ्लिप्ड क्लासरूम की जरूरत होती है। Flipped classroom reverses traditional teaching by delivering instruction content outside of class, often via videos or online
मॉड्यूल्स। ये मैंने जो आपके सामने रखा है कि पहले बच्चा खुद तैयारी करता है, उसके बाद वो किसी भी वीडियो पे या ऑनलाइन मॉड्यूल्स पे इकट्ठे हो जाते हैं, डिस्कस करते हैं, और बाद में बच्चा जाके देखता है कि मैंने क्या किया हुआ। Both approaches aim to enhance student engagement, personalized learning, and improve educational outcomes through innovative strategies. ये innovative strategies हैं, और इसमें बात का देखें ना कि अगर आपने ऑनलाइन कोई वीडियोस दिखा के बच्चों को पढ़ाया है, या आपने कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स तैयार किए हैं उनके लिए, एक फ्लिप क्लासरूम के लिए, तो एग्जैक्टली मेजोरिटी ऑफ द पीपल कैन सी देम एंड कैन लर्न फ्रॉम देम। और ये हमारे आजकल यहाँ पे है, जैसे आपकी जितनी भी ऑनलाइन डिग्रीज आउटसाइड द कंट्री होती हैं, वो भी हम ज्वाइन करते हैं और वो भी डिग्रीज हम हासिल कर लेते हैं। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लासरूम जो है, ये बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, और इनमें आप आउटसाइड द क्लासरूम बहुत ज्यादा काम करते हैं, और इनसाइड द क्लासरूम भी बाज का हमें पॉसिबिलिटी मिल जाती है कि हम लोगों के साथ इसको शेयर कर लें। हम देखेंगे इनके की फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट बेटा, की फीचर्स जो हैं वो ब्लेंडेड लर्निंग के क्या हैं, और की फीचर्स जो हैं वो फ्लिप्ड क्लासरूम के क्या हैं। ब्लेंडेड लर्निंग जो है, इसको हम थोड़ा देखते हैं कि इसमें कौन सी चीजें जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं और कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। मल्टीपल इंस्ट्रक्शनल मेथड हम क्लास करते यूज करते हैं, डिजिटल कंटेंट भी दिया जाता है, क्लासरूम एक्टिविटीज भी की जाती हैं, एंड इंडिपेंडेंट स्टडी भी। ये तीनों चीजें इसमें, डिजिटल भी आ जाता है, क्लासरूम भी आ जाता है, और इंडिपेंडेंट, जिसको हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। स्टूडेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एट देयर ओन पेस एंड रिव्यू मटेरियल एज नीडेड। जाहिर है जब आप उनको ऑनलाइन चीजें प्रोवाइड करते हैं, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनको खुद से रिव्यू कर लें उस मटेरियल को जो नीडेड है, और अपनी अपनी पेस पे चलें। सो अपनी पेस पे चलना जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाज़ का कुछ बच्चे जो हैं वो स्लो लर्नर में फास्ट होते हैं। आपके पास अगर मटेरियल पड़ा हुआ है और आपने उसको ऑनलाइन, आपकी एक्सेस है, तो आप अपनी पेस पे उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसके बाद जो टीचर हैं वो ऑनलाइन एक्टिविटीज पे भी डाटा यूज कर सकते हैं। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को स्टूडेंट नीड्स को देख के उसके मुताबिक वो उन एक्टिविटीज को भी डेवलप कर सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या की फीचर्स क्या हैं? इंस्ट्रक्शनल कंटेंट इज डिलीवर आउटसाइड ऑफ द क्लास, फ्रीइंग अप क्लासरूम टाइम फॉर इंटरएक्टिव एक्टिविटीज। आप देखें, आपने कोई वीडियोस अपलोड किए हैं और अपने स्टूडेंट से कहा या अपने पार्टिसिपेंट से कहा, तो आपको उसको देख लें, तो आउटसाइड द क्लासरूम ये है, तो फ्रीइंग है ना, वो उस टाइम से किसी वक्त भी देख सकते हैं। ये तो नहीं है कि फिक्स है कि आपने इतने बजे ही उसको ओपन करना है और इतने ही बजे देखना है। आपको जब टाइम मिलेगा आप उसको देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद ये होते हैं कि आप स्टूडेंट जो होते हैं, चूंकि उनको पहले से मटेरियल ऑनलाइन मिल जाता है, तो वो बिफोर हैंड अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये कि एक्टिव उनकी पार्टिसिपेशन भी हो जाती है, और इन चीज़ों को देख लेते हैं वो कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो हैं वो क्या हैं। Approach promotes collaborative learning, critical thinking and application of knowledge during class sessions. तो आपने अगर पहले से आपको मटेरियल मिल गया, आपने उसको तैयार किया हुआ है, तो आपकी एक कोलैबोरेटिव लर्निंग हो जाती है। आपने पहले उसको सोच समझ लिया होता है, तो ड्यूरिंग द क्लासरूम सेशंस आप उसको अप्लाई भी कर सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। ये फ्लिप्ड क्लासरूम के, जहाँ पे आप आउटसाइड द क्लासरूम, बिफोर द क्लासरूम, ड्यूरिंग द क्लासरूम, आफ्टर द क्लासरूम, ये सारी चीजें जो हैं इनको आप सीख सकते हैं। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा मेथड है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। टीचर जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, या स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट करके अपनी बात को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझा सकते हैं। और टीचर जो है, ये आपके सामने एक छोटी सी क्लासरूम है जिसमें डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाया जा रहा है। ये आपको विजुअल और प्रैक्टिकल दोनों एग्जांपल्स जो होती हैं वो प्रोवाइड करता है कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ये यहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं थ्योरी से भी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से भी, थ्रू लाइव और रिकॉर्डेड डिस्प्ले। आप लाइवली भी डिस्प्ले कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर, या आप मल्टीमीडिया पे भी उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। और स्टूडेंट जो हैं वो थ्योरी को रियल वर्ल्ड के साथ मैच करके, कंपेयर करके, कनेक्ट करके भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इफेक्टिव डेमोन्स्ट्रेशन कैन बूस्ट स्टूडेंट मोटिवेशन एंड डीपन अंडरस्टैंडिंग। आपकी मोटिवेशन होती है, नई नई वीडियोस जब आपको दिखाई जाती हैं, या प्रैक्टिस डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, या ऐसी जगहों पे लेके जाया जाता है जहाँ को डिमॉन्स्ट्रेशन दी जाती है, तो जाहिर है डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, और मोटिवेट होते हैं बच्चे उन चीज़ों को देख के। उसके बाद ये है कि ये इन्हांस करता है क्लियर अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट्स को और प्रोसीजर्स को। जब एक चीज़ जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाई जाए, तो डेफिनेटली वो आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करती है,
प्रोसीजर को भी क्लियर करती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। इट इम्प्रूव स्किल एक्विजिशन एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। आप देखें, स्किल एक्विजिशन जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आपको किसी भी पेंटिंग के बारे में सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए एक पेंटर है, वो हर चीज जो उसके बारे में जानता है, ब्रश कैसा है, पेंट कैसे हैं, रंग कैसे मिलते हैं, कैसे स्केच किया जाता है। जब तक वो प्रैक्टिकली उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा तब तक वो उसको नहीं सीखेगा। ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आपको एक गाड़ी के बारे में सारा कुछ पता है, इसका कितने हॉर्स पावर का इंजन है, इसका क्लच क्या है, इसकी ब्रेक क्या है, इसके गियर्स कितने हैं। ये जब तक आप इग्निशन में की नहीं टर्न करेंगे और उस गाड़ी को चला के डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे अपने उस नॉलेज को, तब तक हम यही कहेंगे कि आप अच्छे ड्राइवर हैं। सो सेम इज द केस हेयर कि आप जब इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो होती है वो हमेशा आपकी नॉलेज के ऊपर बेस करती है। खाली नॉलेज रखना जो है वो बंदे को वो चीज़ नहीं बनाता जो कि एक टीचर जो है वो उसको बनाना चाह रहा होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करके ही हम चीज़ों को बेहतर तौर पे सिखा सकते हैं या बना सकते हैं। इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड अटेंशन। डेफिनेटली जब आप उनसे, आप खुद डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं या उनको कह रहे हैं कि आके डिमॉन्स्ट्रेट करें, तो इंटरेस्ट तो क्रिएट होगा और वो बच्चे अटेंटिव भी होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आप खड़े होके बोली जा रहे हैं और उन्होंने सुनना है और वो आधे सो रहे हैं आधे जाग रहे हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है वो इस लिहाज से जो है वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होता है कि आप उसको सीख सकें। नेक्स्ट हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं दो चीजों को, बल्कि कंपेयर भी कर रहे हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग है और सिमुलेशन एज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी है। हमारी एजुकेशन में तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हम बहुत सिखाते भी हैं बच्चों को। और आप जानते हैं सिमुलेशन जो होती है ये हमेशा हम एक रियल एनवायरनमेंट पैदा करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये हम चार चीज़ें जो हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग है, सिमुलेशन एज अ लर्निंग स्ट्रेटेजी है, और अगली स्लाइड में रोल प्ले है फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, और ग्रुप वर्क है एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो आपकी चीजें जो हैं ये चारों जब आप कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने एक ऐसी चीज बन के आ गई है कि जो आपको हेल्प आउट कर रही है कि बच्चे जो हैं वो जो सीखा है उसको परफॉर्म करें। परफॉर्मेंस टास्क रिक्वायर स्टूडेंट टू एक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेट देयर स्किल्स एंड नॉलेज। यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन आपका आ गया कि जो आपने स्किल नॉलेज दी है उसकी बेस पे जो उनकी स्किल्स डेवलप हुई हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं। इसको हम परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग कहते हैं। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड प्रेजेंटेशंस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस एंड स्किल असेसमेंट्स। आप प्रैक्टिकली कोई चीजें एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को वाजे करने के लिए, या आपकी स्किल जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको टीचर जो है वो असेस कर रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग encourages सेल्फ असेसमेंट एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अमंग स्टूडेंट्स। सेल्फ असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। हमेशा टीचर असेस करता रहे, कभी कभी हम लोगों को भी जो सीख रहे हैं उनको भी अपने आप को असेस करना चाहिए कि हम कितना सीख चुके हैं और कितना नहीं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपका हिसाब होता है उसमें ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको सेल्फ असेसमेंट का मौका भी मिल जाता है, इसमें आप उसको बेहतर तौर पे सीख सकते हैं। सिमुलेशन क्या है? Recreate real world scenarios for student to practice decision making and problem solving. हम एजुकेशन के टीचर्स हैं या एजुकेट करते रहे अपने स्टूडेंट्स को, तो हमें तो ये बहुत पता है कि हम जब भी बच्चों को किसी भी प्रैक्टिकल काम के लिए तैयार करते हैं तो हम पहले सिमुलेशन पे जाते हैं। और एग्जैक्टली जब हमारे बच्चे प्रैक्टिस, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए भी जाते हैं या उससे पहले भी, तो हमसे पूछते हैं कि क्या उनको सिमुलेशन करवाई गई है। तो सिमुलेशन जो है ये एक रियल सिनेरियो पैदा करके उसमें बच्चे को आपने धक्का दे देना है कि आप इसमें काम करो, करके दिखाओ, ये स्किल जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करो। सेफ एनवायरनमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट अप्रोचेस विदाउट रियल वर्ल्ड रिस्क ना। अब देखिए, जैसे एक बच्चा, एक टीचर है, वो स्कूल में जाएगा और जाके जब जॉब मिल जाएगी तो टीचिंग करेगा, तो बहुत से रिस्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब आप उसको सिमुलेशन से ये सारा कुछ सिखा रहे होते हैं तो वहां पे रिस्क इन्वॉल्व नहीं होते, वहां पे वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है डिफरेंट अप्रोचेस को और उनके फायदे और नुकसान देख रहा होता है। तो ये सिमुलेशन जो है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होती है कि ये रियल वर्ल्ड रिस्क जो होता है आपकी जॉब का या आपकी अपने वर्क प्लेस पे परफॉर्मेंस का, उससे पहले पहले आप वो परफॉर्म करके और वो काम करके दिखा देते हैं। सिमुलेशन एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
जाहिर है जब आप सिमुलेट करते हैं तो जो आपने सीखा होता है आप उसी को आगे अप्लाई कर रहे होते हैं। टीम वर्क होता है, मिलके आपने काम करना होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होती है। जाहिर है आप सोचते हैं कि मैंने ये वाला तरीका कार है, इसको मैंने किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये मैंने अप्लाई कैसे करना है, ये जो मैं स्ट्रेटजीज लेके चल रहा हूँ उसको मैंने किस तरह करना है। सो ये तो आपके सामने परफॉर्मेंस और सिमुलेशन दो, कि परफॉर्मेंस आप करके दिखाएं या सिमुलेशन करके दिखाएं। उसके बाद आपका नेक्स्ट हम रोल प्ले पे आ जाते हैं। ये भी एक स्ट्रेटजी है जो हम सिखाते हैं। और रोल प्ले में आप देखिए कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए होता है, और ग्रुप वर्क जो है वो कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड बेटा। सो रोल प्ले जो है फॉर एक्सपीरियंस लर्निंग, ये आपका थोड़ा सा इनसे फर्क होता है परफॉर्मेंस और सिमुलेशन से। नेक्स्ट स्लाइड बेटा कीजिएगा। सो रोल प्ले जो है ये हमारा इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट्स को एक्टिंग। हम उनको कोई रोल दे देते हैं जिसको वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होते हैं ये, डिफरेंट सिनेरियो में होते हैं। जैसे एक रोल प्ले एक टीचर का भी हो सकता है, रोल प्ले एक एडमिनिस्ट्रेटर का भी हो सकता है, रोल प्ले किसी भी कॉलेज में कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है उसमें भी आप कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं और डिफरेंट सिनेरियो होते हैं जिसमें आप अपने स्टूडेंट्स को एक्ट करने के लिए कोई रोल दे देते हैं, जिससे वो सीखता है कि इसको किस तरह करना। इट फॉस्टर एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग। अब ये एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यहाँ पे हमेशा आप देखें, जब जब से हमने पढ़ना शुरू किया, हम एम्पैथी का एक मतलब ये लेते थे कि एम्पैथी होता है यू पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर। आजकल हम जो नया एम्पैथी का आया शोर, वो कहते हैं कि जी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक स्टूडेंट मेरे पास आया है और मैं उसको कोई चीज बता रही हूँ या समझा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसे कैसे समझाना चाहिए। अगर इसकी जगह पे मैं होती इन हिज और हर शूज, तो मैं कैसे समझाती इसको। आजकल लोग ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है। देखो क्लास हो रहा है। तो आपने ये जरूरी नहीं है कि आपके रोल में वो बंदा जो जिस पे आपने एम्पैथी को अप्लाई किया है वो वैसा ही चाह रहा हो जैसा आप सोच रहे हैं कि वो चाहता था। तो एम्पैथी को फॉस्टर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, और उसमें ये होता है कि आप अगले के बारे में आपको ये काफी डेप्थ में जाके सीखने की जरूरत होती है। इसमें इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है कि आप उस बंदे को समझ रहे हो। उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं जिन पे आपको देखना होगा कि एम्पैथेटिक कैसे होना है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे रोल प्लेइंग में आपने परफॉर्म करनी है, और आपकी इंटरपर्सनल स्टैंडिंग क्या है। Role playing activities can be used to simulate professional situation like interviews or conflict resolution. Role playing is just like related to simulation इस हिसाब से कि आप सिमुलेशन की एक सूरत पैदा करते हैं जिसमें आप रोल मुख्तलिफ दे देते हैं, और बच्चे जो सोचते हैं कि जैसे आप कहते हैं जी अगर आपका इंटरव्यू होना है और आप एक मॉक इंटरव्यू जो है डेवलप कर लेते हैं, तो आपने एक रोल उसको दे दिया और सिमुलेट भी कर दिया। इस तरह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप कहते हैं जी हमारे दरमियान इस तरह ये इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, आप कैसे रिजॉल्व करेंगे डिस्कशन के बाद। तो जाहिर है जो कॉन्फ्लिक्ट जिनके दरमियान हुआ होता है उनका रोल आप दे देते हैं, और फिर आप उनको कहते हैं कि आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट करें कि आप किस तरह करेंगे। रोल प्ले में ग्रुप वर्क भी आपका आता है, क्योंकि जिस तरह सिमुलेशन में आता है, जाहिर है आपके जो जो आप रोल देंगे उसमें बहुत से लोग होंगे। अकेला बंदा खड़ा होकर तो कोई रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं टीचर हूँ इसलिए कि आप स्टूडेंट मेरे पास हैं, और आप स्टूडेंट हैं कि एक टीचर सामने है। अदरवाइज अगर हम दोनों की ये वाली शनाख्त गायब हो जाए तो क्लासरूम का तस्वर ही खत्म हो जाए। तो रोल प्ले यही होता है कि जब आप क्या हैं और जिसके साथ आप मुखातिब हैं वो क्या है। सो ग्रुप वर्क जो होता है ये कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए होता है। आप इसमें प्रमोट करते हैं टीम वर्क को एक दूसरे के साथ। आप देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनकी साइकोलॉजी में ये होता है कि टीम वर्क में वो काम नहीं कर सकते, इंडिविजुअली काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत सोशल होते हैं, वो टीम वर्क में बहुत ईजी फील करते हैं। टीम वर्क में कम्युनिकेशन की भी आपको जरूरत होती है। कलेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। मैंने एक बात कही है, हो सकता है आप उससे डिसएग्री कर रहे हो, तो हम दोनों किस तरह बहस करके उस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है इसके लिए ग्रुप वर्क तो होता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट अनेबल स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम पीयर्स एंड डेवलप सोशल कॉम्पिटेंस। जैसे हमने पीयर वर्क के भी पीछे बात की थी। अब देखें ये सारी स्ट्रेटेजीज जो हैं ये आपस में कनेक्टेड है किसी न किसी शक्ल में।
लेक्चर मेथड से शुरू हो जाएं और आप एंड तक आ जाएं। हर जो आपकी ये स्ट्रेटेजी है ये आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ। इट enables स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम पीयर्स। पीयर्स जाहिर है जब आप दो दो काम कर रहे हैं, बट इन ग्रुप्स भी आप सीखते हैं। इफेक्टिव ग्रुप एक्टिविटीज रिक्वायर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड रिफ्लेक्शन टू मैक्सिमाइज लर्निंग आउटकम्स। तो आपने क्या करना है, ग्रुप एक्टिविटीज यही है जहाँ पे आपको पता हो कि हम हमारा ये ग्रुप में जो हम काम कर रहे हैं ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे रोल्स क्या हैं, और हमने कितनी आउटकम मैक्सिमाइज शो करने हैं लर्निंग के लिए। ये चीजें आपकी बहुत जरूरी होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू सिलेक्ट टीचिंग्स। अब हमने ये सारी स्ट्रेटेजीज आपने देख ली हैं, रोल प्ले है, ग्रुप वर्क है, सिमुलेशन है, परफॉर्मेंस बेस्ड है, डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपका जो हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम है, blend, ये सारी हमने थोड़ी 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 देख ली हैं आपस में। हमने देखना है कि अब असल में जब हम इनमें से कोई भी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करने लगते हैं तो उसके लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना है। आपको कैसे पता लगेगा इनमें से ब्लूम टेक्सोनोमी की रोशनी में जो हमने कहा रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, वो सारा कहाँ कहाँ हमें कौन सी ब्लूम टेक्सोनोमी के फेज की जरूरत होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो वो फेजेस ही आएंगे, आगे आपने स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड। आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देख लीजिए तो इसमें आपको कुछ चीजें जो हैं वो मिल जाती हैं। जैसे आपकी सबसे पहले है आपकी क्लासरूम डिस्कशन है, स्मॉल ग्रुप वर्क है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, स्टूडेंट रिसर्च है, परफॉर्मेंस एक्टिविटीज हैं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज में आती हैं। ठीक है, यानी उसमें हमने इनको इनकलकेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देनी है, यानी हमने लेक्चर मेथड पर जाना है, हमने क्लासरूम डिस्कशन करनी है, हमने स्मॉल ग्रुप वर्क करना है जिसमें आपके पीयर्स भी आ जाते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग है आपकी, स्टूडेंट रिसर्च खुद से करते हैं, और परफॉर्मेंस एक्टिविटीज भी इसमें आ जाती हैं। तो इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हैं आर एसेंशियल फॉर एनहांसिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड एंगेजमेंट। दो चीजें आपके हमेशा अंडर कंसिडरेशन होनी चाहिए, एक तो स्टूडेंट लर्न कर रहे हो, दूसरे वो एंगेज हो। चूजिंग द राइट मेथड डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट नीड्स एंड कंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी। आपका जो कंटेंट आप पढ़ाने जा रहे हैं वो सादा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और स्टूडेंट की नीड्स क्या है उसके अंदर, हमने ये देखना होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने क्या तय करना है जब आप स्ट्रेटजीज को चूज कर रहे होते हैं कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। फर्स्ट डिसाइड योर ऑब्जेक्टिव्स। जब भी आप कोई भी किसी भी मेथड को आप यूज कर रहे हैं, आपने चूज करना है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और ऑब्जेक्टिव्स की रोशनी में आपने स्ट्रेटजी को ऑप्ट करना है और डेवलप करना है। क्लियरली डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो और बी एबल टू डू आफ्टर द लेसन। आप जानते हैं हम जब भी लेसन प्लान करते हैं हम उससे पहले यही लिखते होते हैं कि आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दिस। तो जो हम कहते हैं ना डू दिस, उसके लिए हमें स्ट्रेटजी पहले से चूज करनी होती है, सिर्फ लेक्चर मेथड उसके लिए काफी नहीं होगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स गाइड द चॉइस ऑफ स्ट्रेटजीज दैट बेस्ट फैसिलिटेट अचीविंग दोज गोल्स। तो आपके उन ऑब्जेक्टिव्स को फिर आपने आपका मतलब हमारे लेसन प्लान में होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक जो है वो असल में आपको बताते हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होगी इस गोल को अचीव करने के लिए। और अगर आपने इनको वेल डिफाइंड किया हुआ है तो ये आपकी डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स देंगे ही देंगे, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज उसके साथ अलाइन करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड। ऑब्जेक्टिव्स आपने तय कर लिए, उनको स्पेसिफाई भी कर लिया, वेल डिफाइंड भी कर लिया। अब आपने ये देखना है कि आपका जो स्टूडेंट है वो कौन है। देखिए मुझे कोई बुलाता है फॉर एग्जाम्पल लेक्चर्स के लिए, जैसे आपने देखा होगा, अगर वरना जो हमारी हम लोग जो कर रहे हैं ये सारा काम, जब हमें बताया गया था तो क्वेश्चन एक आया था कि जी कौन लोग हैं जिनको ये लेक्चर देने हैं। क्योंकि जब तक आप अपने ऑडियंस को नहीं पहचानोगे आप कोई चीज जो है उसको डेवलप ही नहीं कर सकते हैं। आप देखिए साइड पे जो आपका है
स्टूडेंट लर्निंग स्टाइल्स जो हैं वो हैं आपके सामने, ये देखिए, नेचुरलिस्टिक है, विजुअल स्पेशल है, बॉडी, ये आपके एस्थेटिक एस्थेटिक है, म्यूजिक है, आपकी लिंग्विस्टिक है, आपकी लॉजिकल, मैथमेटिकल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ये सारी चीजें जो हैं ये आपके स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल में आती हैं। तो आपने यहाँ पे ये देखना होता है कि आपका ऑडियंस कौन है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। इसीलिए हम जब लेसन प्लान करते हैं तो हम कोई भी, जैसे हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज, असेस स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, लर्निंग स्टाइल्स एंड आपका क्या है, कल्चरल बैकग्राउंड। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं किसी भी उस्ताद के लिए जानने के लिए, क्योंकि आपका जो हम ब्लूम टेक्सोनोमी में देखते हैं अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग को, इसके पीछे कल्चरल बैकग्राउंड या एनालिसिस को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। रिकॉग्नाइज डाइवर्स लर्निंग नीड्स टू सिलेक्ट इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज। आप देखिए उनकी लर्निंग नीड्स क्या है, डाइवर्स होती हैं। आपको अपने हर स्टूडेंट के बारे में ये पता होना चाहिए कि उसकी लर्निंग नीड्स हैं क्या। तो डाइवर्सिटी लर्निंग नीड्स जो हैं इसमें आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी को इंक्लूड करना पड़ता है। टेलरिंग स्ट्रेटजी टू स्टूडेंट इंक्रीज एंगेजमेंट एंड इम्प्रूव्स लर्निंग रिजल्ट्स। और आप टेलर करते हैं स्ट्रेटजी को। कभी भी हम जब आप कंक्लूजन पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कोई भी एक स्ट्रेटजी जो है ये आपकी काफी नहीं होती है किसी भी स्टूडेंट को कैटर करने के लिए या किसी भी एक लेसन को पढ़ाने के लिए। तो ये सारे आपके सामने जो है ये लर्निंग स्टाइल हैं स्टूडेंट्स के। आपने ये देखना है कि इस वक्त आप कौन किस स्टाइल को एड्रेस कर रहे हैं। आप स्टूडेंट ऑडियंस को देखें और उसके बाद फिर आगे डिसाइड करें कि आपने कौन सी स्ट्रेटेजी को चूज करना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट के बाद, स्टूडेंट ऑडियंस के बाद जो हमने देखना होता है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टूडेंट ऑडियंस के बाद हमने देखना होता है कंटेंट को। आपने पहले ऑब्जेक्टिव तय कर लिए, फिर स्टूडेंट ऑडियंस को आपने एनालिसिस कर लिया, अब हमने कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर को एनालाइज करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपका जो कंटेंट है, आपने अब देखा है कि आपने, आपका ऑडियंस ये है और आपके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं इस चीज को पढ़ाने के, सिखाने के उनको। तो फिर आपने देखना है कि जो मेरे पास कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, उसको मैं एनालाइज करूं ताकि मुझे पता हो कि इस कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कौन सी स्ट्रेटेजी जो है वो एप्लीकेबल होगी। तो आपने डिटरमिन करना है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट टू बी टॉट। Some topics may be benefit from hands-on or visual approaches while other require discussion. हर टॉपिक जो होता है उसकी अपनी डिमांड होती है। कोई चाहता है कि आप उसको परफॉर्म करके दिखाएं, कोई चाहता है आप उसके विजुअल दिखा दें, कोई टॉपिक होता है जिसमें आपको डिस्कशन रिक्वायर्ड होती है, और कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आप सिर्फ लेक्चर दे दें तो बच्चे जो है वो समझ जाते हैं। मैचिंग स्ट्रेटजीज टू कंटेंट इंश्योर्स क्लैरिटी एंड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपके सामने अगर ये सारी स्ट्रेटजीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि इनमें कौन सी चीज जो है वो आपको ज्यादा बेहतर लगेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे ये देखेंगे, जी अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपने जो भी यहाँ पे काम किया है, जो भी आपने देखा है, कंटेंट देखा है, बच्चे देखे हैं और आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने देखे। अब अपना आपने ये भी देखना है कि आप जो चीज कर रहे हैं उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज कितनी हैं और एनवायरनमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ी हाई फाई किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हो सकता है वो अवेलेबल ही ना हो। तो आपने स्टूडेंट की नीड्स को डिफाइन करने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स तय करने के बाद, ऑडियंस की प्रोफाइल देखने के बाद, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर देखने के बाद आपने ये देखना होता है कि जो हम स्ट्रेटजी चूज कर रहे हैं क्या इसके लिए रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट है या नहीं है। या आपके सामने एक छोटी सी फिगर है, पिक्चर है, इसको देख लीजिए। क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर टीचर्स, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है एस्टैब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस, बिल्ड पॉजिटिव relationship, establish classroom routine, use positive reinforcement and engage student actively। ये 5 चीजें हैं जो आपके रिसोर्सेज में आपको पहले से इनके ऊपर काम करना चाहिए कि रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट जो है उसको आपने कैसे अवेल्युएट करना है। अवेल्युएट अवेलेबल क्लासरूम स्पेस, टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल। स्पेस कितनी है, ग्रुप वर्क के लिए है, आप ग्रुप बना के बिठा सकते हैं साइडों पे, ठीक है। आप पेयर वर्क को लदा लदा कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है, मल्टीमीडिया अवेलेबल है या सिर्फ व्हाइट बोर्ड है, या हो सकता है आपके पास स्मार्ट बोर्ड भी हो। मटेरियल आपके पास कौन कौन सा अवेलेबल है। रिसोर्स रिच एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया स्ट्रेटजीज, वो होंगी तो आप उनको इस्तेमाल करेंगे। डेप्थ स्ट्रेटजीज टू फिट लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स फॉर ऑप्टिमल इम्प्लीमेंटेशन, और अगर कोई आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, कोई हिंड्रेंस है, तो फिर वो स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें जो बेहतर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास बेहतर है। नेक्स्ट, मैम, अब हमने क्या करना हमारे है जी। पास थोड़ा सा शॉर्ट टाइम रह गया था क्योंकि जी जी, सेकंड मैं प्रेजेंटर बिल्कुल है, वो भी कवर वेट कर कर रही रहे हूँ। हैं। चलिए ठीक जी है, मैं थैंक कर यू रही मैम, हूँ, थैंक यू सो मच। मैं बस अभी कवर कर रही हूँ। उसके बाद हमने ये देखना है, आप नेक्स्ट स्लाइड दीजिएगा। अलाइन स्ट्रेटजीज विद लर्निंग थेरीज। तो आपने लर्निंग थेरीज जो आपने है आपकी कंस्ट्रक्टिविज्म में, आप किस थेरी पे उस वक्त काम कर रहे हैं, यानी जो आपका कंटेंट है वो किस थेरी को एड्रेस कर रहा है या किस थेरी के अंडर आ रहा है। आपने ये देखना है कि एजुकेशनल थेरीज जो हैं वो सोशल लर्निंग और जो भी हैं आपकी, क्या उनके साथ वो रेलेवेंट है। स्ट्रेटजीज वो हैं जो आपको रेजोनेट करती हैं, थेरीज फैसिलिटेट करती हैं इफेक्टिव लर्निंग को। तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज आपने करनी है या सोशल लर्निंग प्रिंसिपल्स को आपने लेना है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, आगे आ जाइए, मैच स्ट्रेटजीज टू स्टूडेंट एंगेजमेंट लेवल। स्ट्रेटजीज वो देखें जितनी आपके उस लेसन को स्टूडेंट के मोटिवेट और आपके साथ एंगेज होने के लिए डिमांड है। जितना फोकस टास्क होगा उस तरह की आपको रिफ्लेक्टिव स्ट्रेटजीज चाहिए होंगी। नेक्स्ट देख लीजिए जरा, इसको आप बेटा देख लीजिएगा क्योंकि हमारे पहला टाइम थोड़ा जाया हो गया था। अगला दे दीजिए। सो आपने एवेलुएट करना है फ्लेक्सिबिलिटी को और स्केलेबिलिटी को ऑफ द स्ट्रेटजीज। कैसे मेथड्स हैं आपको जो डिफरेंट क्लास साइज और ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन से हैं जो अकोमोडेट करते हैं अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को भी। और आपने ये भी देखना है कि आपका जो कंटेंट वेरियस हैं क्या वो कंसिस्टेंट एप्लीकेशन चाह रहे हैं इनकी। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे आप देख लीजिए, छोटी सी आपके पास पिक्चर है जो आपको ये बता रही है कि आपने डिफाइन मेजरेबल लर्निंग आउटकम है, पर आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें। असेस लर्निंग मेजर्स ऑफ, collect data, review and interpret assessment evidence and use assessment result to inform improvement। सो ये आपका एक सर्कल है जिसके तहत आप असेसमेंट को भी देख सकते हैं कि क्या असेसमेंट आपकी इफेक्टिव आ गई है, जो आपने स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की थी, जो आप सिखाना चाहते थे वो सब उन्होंने सीख लिया है। आगे मेरी कंक्लूजन है, बेसिकली आप इसको देख लीजिएगा स्लाइड्स पे चूंकि टाइम कम है। सिर्फ मैं इसमें एक बात करना चाहूंगी जो मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की थी नेक्स्ट स्लाइड्स में दोनों में, कि आपका कोई भी सिंगल स्ट्रेटजी जो है फिट नहीं होती तमाम टीचिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए। आपको बहुत से मेथड्स कंबाइन करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू, अगेन आपने वही देखना है कि कौन कौन सी चीज जो है वो आप कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ इस चीज को मेरे को रखना है, ये सारे मेथड्स सारी स्ट्रेटजीज जो भी क्लासरूम, इन सब को देख के आपको मुख्तलिफ मेथड्स यूज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव जो भी आप यूज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी फॉर द डिले बेटा। पार्सल को डिलीवर हुआ है। अच्छा, आपने क्या कहा? अभी तो मुझे तो कंफर्मेशन ही नहीं है। आपने कह देना था वो क्लास में। नहीं, वो कंप्यूटर ही बोल रहा है। अच्छा, अब अब दोबारा ये। हमने अगला, हाँ जी, क्लास लेनी है। अच्छा जी, यहाँ आप देखते हैं ये तो ग्रुप 3 है, ये कितने बजे है इसको देख लेते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपके लेक्चर का बहुत शुक्रिया। अब बहुत डियर शुक्रिया बेटा। पार्टिसिपेंट्स, ओके, थैंक यू मैम। आप लोगों ने मीटिंग लीव नहीं करनी है, सेकंड प्रेजेंटर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। ये कौन सा? देखें ये कहाँ ज्वाइन करना है, ये भेजा हुआ है इसने।
416 ये नंबर क्या है? 3 854 ये सबसे पुराना फ्रेंड इसमें डॉक्टर फौजिया ख्वाजा का तो नहीं है, आई थिंक सो मैडम शाहिदा सुहेल का है सेकंड ग्रुप में लेक्चर। आप मुझे सुन पा रही हो? आई एम ऑडिबल? उसने ज्वाइन किया हुआ और क्या